अगर आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है तब क्या होगा और उस समय आपको क्या करना चाहिए एंड आपको कितनी पेनल्टी लगने वाली है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगी और आपको कितना लॉस होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानिए आप बहुत लंबे समय से आप 4-5 साल से लगातार एसआईपी करते जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप एसआईपी कर रहे हो एंड कभी कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको पैसे कहीं और लगाने पड़ गए और इस एक महीने में आपकी एसआईपी बाउंस हो गई। आप उस समय आपके पास फंड नहीं रहा तो आप एसआईपी नहीं कट पाई, आपकी एसआईपी बाउंस हो गई। इसके कुछ भी और भी रीज़न हो सकते हैं कि मानिए कि आपके जो ऑटो डेबिट आपने लगा रखा है मे बी उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाए जिस वजह से एसआईपी नहीं हुई। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, घर में कुछ दिक्कत हो गई, टेक्निकल इशू आ गया, हज़ारों तरह के रीज़न हो सकते हैं कि आप उस दिन एसआईपी नहीं कर पाए। तो एक बात समझिएगा, अगर आपकी एसआईपी नहीं भी हो पाई, आपकी एसआईपी बाउंस भी हो गई तो कभी उतनी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतनी डरने वाली ये बात नहीं है। एंड एक बात समझिए, एसआईपी ना अगर बाउंस होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जितनी भी पहले की इन्वेस्टमेंट ये सब खत्म हो जाएगी या वो लॉक इन हो जाएगी जिसकी वजह आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा तब आपका पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईपी का बाउंस होने का मतलब है सिंपल सा ये है कि उस महीने जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते थे उतना वो पैसा उस महीने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो पाया। बस जितना पैसा आप मार्केट में लगाते हो पर मंथ वो पैसा एक पार्टिकुलर मंथ में नहीं लग पाया, उस महीने वो बाउंस हो गई। इससे ना आपको कुछ पैसा का कुछ लॉस हो रहा है ना कुछ परमानेंट डैमेज हुआ है, क्योंकि एसआईपी ना एक इंस्ट्रक्शन है, एक हम अपने विल से करते हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है हमें एसआईपी करनी है और अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ पेनल्टी या कुछ फीस लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से अगर एसआईपी नहीं हो पाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको बताता हूँ कि जब एसआईपी बाउंस होती है तो वास्तव में होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कोई एक एएमसी मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके बिहाफ पे परमानेंट स्टॉक मार्केट से शेयर बाय करती है और आपको यूनिट एलोकेट करती है। लेकिन जिस महीने आप एसआईपी नहीं कर पाए, आपकी वो बाउंस हो गई, तो उस महीने जितना पैसा पर मंथ आप उस एएमसी को देते थे शेयर्स बाय करने के लिए उतना पैसा उसके पास नहीं पहुंचा। तो उसने उस पैसे की जब उसके पास पैसा नहीं पहुंचा तो उसने उतने अमाउंट के शेयर्स नहीं बाय किए एंड जब शेयर्स नहीं बाय किए तो उसने आपको यूनिट नहीं एलोकेट करी। तो बस क्या हुआ है कि आपका पैसा एएमसी के पास नहीं पहुंचा तो एएमसी ने आपके बिहाफ पे कुछ खरीद नहीं पाया तो आपको कुछ यूनिट एलोकेट नहीं हुई। बस इतना हुआ है, सिंपल सा। उस महीने आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या मुझे नेक्स्ट मंथ अगर जब मुझे एसआईपी करनी होगी तो क्या मुझे सारा प्रोसीजर फिर से करना होगा, फिर से उस फंड में मुझे एसआईपी लगानी होगी? इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी फिर से करने की जरूरत नहीं है। इस महीने अगर बाउंस हुई तो अगले महीने आपकी एसआईपी फिर से एक्टिव ही रहेगी, अगले महीने उस डेट को फिर से आपका उतना ही अमाउंट कटेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस महीने मानिए आप 5,000 की एसआईपी करते थे एंड अगले महीने 5,000 की जानी है तो इस महीने बाउंस हो गई तो अगले महीने आपके 10,000 कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 महीने 5,000 की करते हो तो इस महीने 5,000 कटनी थी, जो नहीं कटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले महीने वो 5,000 ही कटेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस महीने का 5,000 मिला के 10,000 कट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यही एसआईपी की सबसे अच्छी बात होती है, इसीलिए मुझे एसआईपी बहुत पसंद है। जैसे और हम लोग जो ऐसे पॉलिसीज लेते हैं बैंकों से, अगर उसमें एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है तो हमारा सारा पैसा लॉक इन हो जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम एसआईपी के साथ नहीं, इसीलिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको कुछ चार्जेस एंड पेनल्टी क्या लगेंगे ये बता देता हूँ। सिंपल आंसर बताऊं तो ना कोई आपको चार्ज लगने वाला, ना कुछ आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली। एएमसी की तरफ से तो बिल्कुल आपको नहीं लगने वाली। एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड जो आपकी कंपनी है उसकी तरफ से कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाले। मे बी आपको बैंक की तरफ से चार्जेस लग सकते हैं क्योंकि आपने ऑटो डेबिट कर रखा है तो, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बैंक को थोड़ा बहुत कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो कभी कभी 100 से 200 रुपए के बीच में कुछ चार्जेस कर लेते हैं। 1-2 बार मैंने 1-2 लोगों का कराया था तो उनका लगा था, उनकी बाउंस हुई थी, लेकिन वो भी रेयरली होता है, ठीक है, बहुत कम बैंकों में ऐसा होता है। अगर बहुत अच्छे बैंक में, इंडिया के सबसे बड़े बैंक में आपका अकाउंट है तो उनमें मेजॉरिटी केसेस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, तो ना कुछ चार्जेस लगेंगे ना कुछ पेनल्टी लगने वाली है। लेकिन जो रियल एक चीज़ आपको जो मिस होगी, जो आपको कॉस्ट लाएगी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई ना वो आपको फ्यूचर में आपके रिटर्न को कम करेगी। आज आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करते तो आगे का आपका रिटर्न का कम से कम वो 1 से 2 लाख रुपए कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होगी, अभी आपको नहीं दिख रहा लेकिन फ्यूचर में आपका वो रिटर्न कम हुआ है। तो बस रियल लॉस वो आपका ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जो आपका नंबर बनने वाला, मानिए अगर वो 1 करोड़ बनने वाला था तो अब आपको 98 लाख बनेगा। सिंपल सा, वो आपका ही लॉस हुआ है और किसी चीज़ में ऑफिशियली कुछ आपको चार्जेस नहीं होंगे, बस आपके फ्यूचर रिटर्न थोड़े से कम हो जाएंगे। क्योंकि उस महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक होती है एंड जब कंपाउंडिंग ब्रेक होती है तो आप खुद समझते हो कि कंपाउंडिंग जब बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट करती है तो पैसा कम भी होता है कंपाउंडिंग। अगर थोड़ा सा कंपाउंडिंग ब्रेक होती है तो आपके रिटर्न 10-12% कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपकी एसआईपी कभी भी बाउंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बाउंस हो गया और आपको अगर बाउंस होने की आदत हो गई
तो आपके रिटर्न बहुत कम हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने SIP क्यों शुरू करी थी? क्योंकि हमें पैसे बनाने थे। एंड अगर आप SIP बाउंस करने लगोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। एंड एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत लंबे समय से SIP कर रहे हो एंड एक दो बार ऐसे कुछ क्रिटिकल कंडीशन फंस गई जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एक दो बार बाउंस होगी, चलता है। लेकिन अगर ये आपकी लगातार 5, 6, 7 महीने लगातार SIP बाउंस हो रही है, तब ये प्रॉब्लम आपकी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी कंसिस्टेंसी टूट रही है, आपकी डिसिप्लिन टूट रही है। एंड आप भी जानते हो कि स्टॉक मार्केट में 2 ही तरह से रिटर्न बनता है, एक टाइम से और एक कंसिस्टेंसी से। कि डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करते जाओ और उसको लंबा समय दो तो उस पैसे को ग्रो होने के लिए। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है सेफ वे में पैसे ग्रो करने का। इसके अलावा आपको पैसा ग्रो करना है तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लगती है। एंड SIP सबसे सेफेस्ट वे है पैसे बनाने का। तो चलिए आपको बताता हूँ, जब आपकी SIP बाउंस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर SIP बाउंस होने का रीज़न आपको ध्यान नहीं रहा, वो है कि आपको समझ में नहीं आया और SIP की डेट आ गई ना, समझ नहीं पाए, वो कोई जनरल ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं कि आपके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, इस वजह से SIP नहीं, वो रीज़न है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसे थे एंड उस बैंक अकाउंट में नहीं थे जिसमें आपके होने चाहिए, जिससे SIP कट रही है, तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। उसमें क्या करिए, जिस भी बैंक अकाउंट से आपकी SIP की अमाउंट कटती है, सबसे पहले SIP का अमाउंट उसमें डालिए। मानिए आप 5,000 के SIP करते हो तो उस बैंक अकाउंट में आप 5,000 रुपये अपने डाल दीजिए। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप SIP चला रहे हो एंड जितने की चला रहे हो, यहाँ पे हमने एग्जांपल 5,000 का लिया है एंड आप अगर उस फंड में 5,000 के SIP चला रहे हो, तो अब आप मैन्युअली उसमें 5,000 रुपये वन टाइम कर दीजिए, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपाउंडिंग नहीं टूटेगी। क्योंकि मानिए पहले 1 तारीख को SIP करते तो उस दिन बाउंस हो गए, तो आपने 2 तारीख को उतना ही पैसा डाल दिया, तो SIP तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं टूटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग नहीं टूटनी चाहिए। एंड तीसरा स्टेप क्या करना है, मानिए कुछ ऐसे रीज़न आ गए कि आपकी सैलरी की डेट बदल गई, या जिस दिन आपको पैसे मिलते थे वो डेट शिफ्ट हो गई। मानिए आपको पहले 1 तारीख को पैसे मिलते तो आप 5 तारीख को मिल रहे हैं एंड आपने SIP की डेट 2 तारीख को सेट कर रखी है, तो उस केस में क्या करिए, आप अपनी SIP की डेट मॉडिफाई कर दीजिए। मानिए आपको 5 तारीख को पैसे मिलते तो आप SIP की डेट 6 तारीख को रख दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आपकी ना कंपाउंडिंग टूटेगी और आपकी लगातार इन्वेस्टमेंट चलती जा रही है। तो सबसे अच्छी बात ये होगी। एक बात याद रखिएगा, SIP ना किसी ने आपको करने के लिए नहीं कहा, ये SIP आपने खुद समझा है कि ये इस टाइम की नीड है, अगर मुझे अच्छे पैसे बनाने हैं तो मुझे SIP करनी होगी, वो आप अपने मन से कर रहे हो। तो ऐसा कुछ लॉ के अकॉर्डिंग कुछ आपके पास चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन आप खुद समझते हो कि SIP अगर बाउंस होगी तो फ्यूचर रिटर्न कम होने वाले, तो हमेशा ट्राई करिएगा कभी भी आपके SIP बाउंस ना होने पाए एंड रेगुलर बेसिस में आपके SIP चलती रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, आपको कुछ समझाया है, आपके कुछ डाउट क्लियर किए हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, छोटे से छोटा डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि मुझे वीडियो में क्या कमी लगी आपको एंड मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए दिस इज डंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।